जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा यहाँ पर 2025 के अंतर्गत पे अगस्त में वैकेंसीज अपडेट किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए देख लेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा शॉर्ट रूप से देखेंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जो न्यू स्टूडेंट हमारे इस चैनल एक्सटेम के अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा इन वीडियोज़ को लाइक तथा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करेंगे तो CRP जैसे कि ऊपर लिखा गया CSA, यहाँ पर आगे क्या दिया गया है 15, ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट रोमन वर्ड में दिया गया। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर्स सर्विस एसोसिएट्स इन पार्टिसिपेटिंग से बैंक हो गया। वैकेंसीज की बात करेंगे तो 2026-27 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर www.ibps.in है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप फॉर्म फिल करेंगे और फीस पेमेंट भी 1 अगस्त से लेकर आप 21 अगस्त तक करेंगे। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त। फिर उसके बाद में एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स को भी है मॉडिफाई करना या करेक्ट जो इसके अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे एडिट से रिलेटेड, तो उसके बाद में चालू कर दिया जाएगा, आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन से ट्रेनिंग PET जो होगा सितंबर 2025 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी सितंबर 2025। फिर उसके बाद में कहा गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी यहाँ पर अक्टूबर 2025। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन से प्रीलिमिनरी नवंबर 2025। फिर उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस नवंबर 2025। फिर उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस नवंबर 2025। और उसके बाद में प्रोविजनली रूप से जो आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा तो मार्च 2026 में, ठीक है। इतने तक वाले में जो यहाँ पर अनाउंस किया गया है, इसके अंतर्गत भी जो भी स्टेप होंगे वो चीज़ फॉलो किया जाएगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया होगा। लगभग अगर बात करेंगे तो यहाँ कितने पेजों के अंतर्गत पे पहले पूरा एक चार्ट दिया रहता है। 71 पेज का पूरा PDF प्रोवाइड किया गया कि जैसे ये चीज़ें अगर कोई शॉर्ट में देखना चाहता है कि कौन से पेज में क्या चीज़ है जैसे इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में जो भी चीज़ एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शॉर्ट में हम कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत पर कहाँ पर क्या चीज़ है एक एक करके। अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसीज है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और उसके बाद में कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज अपडेट की गई है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी चीज़ है कुछ यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर पोस्ट जो चीज़ है स्केल और पे स्केल से रिलेटेड दिया गया है, थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पढ़ लेना। कस्टमर से सर्विस एसोसिएट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। सबसे पहले ध्यान रखना किसके लिए, कस्टमर CSA के लिए। सी का है कस्टमर्स, एस हो गया सर्विस, और उसके बाद में एसोसिएट्स हो गया, ठीक है ना। कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। आगे बढ़ते उसके बाद में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया क्या चीज़ है बाद में भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। ये थोड़ा सा नागरिकता की बात करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटी रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडियन बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, अ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मूला तंगानिया एंड जांजिबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथियोपियंस एंड वियतनाम विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। और उसके बाद में अगर एज की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर एज काउंट किया जाएगा आपका 1 अगस्त 2025 को। इस डेट को आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपकी 28 साल होगी, ठीक है। मैक्सिमम कितना मांगा गया, आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये भी क्लियर कर दिया गया। आपका एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 को। इस डेट को आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल, और आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और उसके बाद में एज रिलैक्सेशन, एज में छूट की बात करेंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, मतलब 28 में 5 प्लस कर लो। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स 28 में प्लस कर लो। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पर जो भी इसके अंतर्गत पर होगा तो डिसेबिलिटी जो एक्ट है 2016 का, तो 10 साल होगा उसमें 28-10-38 ऐसे करके। एक्सेस सर्विस एंड SM के लिए एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होगा आपका एक्चुअली जो पीरियड्स ऑफ सर्विस रेंडर्स इन दी डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। उसके बाद में कुछ कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स 50 ईयर्स एक्सेट्रा जो कहा गया, सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम से एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। और उसके बाद में विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम दी हस्बैंड्स हु हैज़ नॉट रीमैरिड। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर 35 एज लिमिट होगा। और जैसे एज जो इसके बाद की बात करेंगे तो ठीक है ना,
अप टू द एज लिमिट 35 ईयर्स हो गया, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और उसके बाद में 38 एज लिमिट होगी ओबीसी के लिए, और 40 एज लिमिट होगा यहाँ पर एससी और एसटी के लिए। इतने तक के लिए एलिजिबल है कौन? विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड। ठीक, ये चीज़ आपको इसके अंतर्गत पर भी ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते उसके बाद में थर्ड पेज में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ है, थोड़ा सा ना बारीक से इसको देखना पड़ता है, नहीं तो कहीं कहीं पर कोई चीज़ें छूट जाती है। ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत पर जो इंस्ट्रक्शन है वो चीज़ भी इसके अंतर्गत पर दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। अगर आपकी ये कैटेगरी है, अगर कोई इसके अंतर्गत पर संशोधित बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पर आ जाता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड इसके अंतर्गत पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में कौन से पॉइंट है यहाँ पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंतर्गत पे क्या कहा गया, शॉर्ट में ये चीज़ भी देख लेते हैं। आपका 21 अगस्त 2025 तक, ठीक है ना, 21 अगस्त 21 अगस्त 2025 तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉर्मली आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्था से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। और चीज़ें तो आप इसके अंतर्गत तो थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेना। और उसके बाद की बात करेंगे तो आगे क्या चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो चीज़ आ जाती है कैटेगरी वाइज। जैसे एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ दिया गया कि फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मली यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड करके एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एसएम और उसके बाद में डीएसएम के लिए 175 रुपये और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये इसके अंतर्गत पर फॉर्म फीस होता है। ठीक है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम और डीएसएम के लिए 175 रुपये और ऑल अदर कैटेगरी के अंतर्गत पर 850 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस होता है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या चीज़ होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश में होगा 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स से 20 मिनट का समय दिया जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दोनों बाइलैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से 20 मिनट। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से 20 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 60 मिनट 60 मिनट का आपको प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाता है। सिलेबस देख लो, ठीक है। और इसकी क्या क्या चीज़ आते हैं, पहले प्रीलिम्स में इंग्लिश हो गया, आईबीपीएस जो एग्जाम कराता है इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसमें जीएस नहीं होता है, ठीक है, पहले वाले में। फिर उसके बाद में सेकंड जो मेंस का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसके अंतर्गत होगा, तो इसके अंतर्गत पे जनरल हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपका पूछा जाएगा, बाइलैंग्वेज में होगा। और उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 20 मिनट 40 क्वेश्चन। देखिए पर मिनट में 30 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो पर क्या होगा, पर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। सेकंड है जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, 35 मिनट समय दिया जाएगा। थर्ड नंबर है यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 35 मिनट। और फोर्थ नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत पे बाइलैंग्वेज होगा यहाँ पर 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। टाइम इसमें फिक्स बटा होता है, ठीक है, इसी ध्यान रखना। और टोटल अगर बात करेंगे तो नंबर क्वेश्चन कितना है 155, 155 क्वेश्चन है, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, 155 क्वेश्चन होगा। एवरेज देख लो। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, मेंस में जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और जैसे पहला प्रीलिम्स होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके लिए इंग्लिश होती है, रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है, लेकिन जीएस नहीं होता है। इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जीएस इसमें इंक्लूड हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश और उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव इंक्लूड हो जाता है। इसका डीपली थोड़ा सा अगर आपके पास में समय होगा तो आप क्या कर लेना, अब इसका सिलेबस देख लेना कि IBPS का सिलेबस क्या है। और इसमें जैसे कि ये चीज़ देखो, कौन से स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत पे कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, ये चीज़ जैसे कि आप जानते हैं, आपका जो भी स्टेट है तो इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा ये चीज़ें इंग्लिश हिंदी और अपना जो जैसे तमिल में तो तेलुगु एक्सेट्रा, हिंदी इंग्लिश और तेलुगु एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज इसके अंतर्गत में इंक्लूड हो जाता है। जैसे उसके बाद में बंगाली है तो उसके बाद में बंगाली लैंग्वेज इंक्लूड हो जाता है, हिंदी इंग्लिश मतलब बंगाली करके। और टोटल यहाँ पर 36 से दिया गया यूटी और स्टेट के अंतर्गत पर, आपका जो भी स्टेट है या यूटी है आप इसके अंतर्गत पर देख सकते हैं, ठीक है, कि किस स्टेट के अंतर्गत पे क्या चीज़ मांगा गया है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वैसे बेसिक से तो इन्फॉर्मेशन हमने देख लिए है, और उसके बाद में अगर वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो वैकेंसी से रिलेटेड भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया जाता है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, आपका फ़ोटो क्या कितने KB का होगा, सिग्नेचर कितने KB का होगा, उसके बाद में थंब कितने कैटेगरी का या जो भी चीज़ होगा। फिर उसके बाद में जो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है उसके अंतर्गत पे, ठीक है ना, सेल्फ हैंड राइटिंग करके, तो उसका कितने KB के अंतर्गत होता है, तो वो चीज़ें दी रहती है। अगर जब आप सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे, अगर यहाँ पर स्टडी भी नहीं करते तो उस टाइम पर क्या कर सकते हैं,
डायरेक्ट आप इसके अंतर्गत पर से उस टाइम पर वहाँ पर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा कि आपके फ़ोटो कितने केबी का होना चाहिए, आपका सिग्नेचर कितने केबी का होना चाहिए, ये चीज़ें हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत पर टोटल जैसे कि यहाँ पर वैकेंसीज है, ये इतने बैंक है। मैं भाई बैंकों का नाम नहीं बताने वाला हूँ, आपको शॉर्ट में पढ़ लेना है। मैं एक बार मैंने रिपीट कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, कैनरा बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और पंजाब एंड नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। क्योंकि अगर मैं पर स्टेट और यूटी की वैकेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। बट आप स्टेट वाइज देख लो और किस कैटेगरी के अंतर्गत है, कौन से बैंक के अंतर्गत है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्वेड और टोटल, और उसके बाद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एचआई, ओसी, वीआई, आईडी और ईएसएम और डीएसएम के अंतर्गत पे किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसीज हैं, वो चीज़ आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। मैं टोटल डायरेक्टिव वैकेंसीज बताऊंगा, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत पर टोटल 13 यहाँ पर 13 पोस्टें दी गई है। और उसके बाद की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्ट है, 367 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें यहाँ पर दी गई है, 22 पोस्टें यहाँ पर देखो इतनी दी गई है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आसाम के अंतर्गत पर 204 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। थोड़ा सा मैं इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि देखो पूरे स्क्रीन पर आपको सारे बैंकों का इन्फॉर्मेशन दिख जा रहा है, स्टेट वाइज दिख जा रहा है। अगर आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे तो उस स्टेट की वैकेंसी आप इसके अंतर्गत पर देख लेना है। फिर मैं स्टेट वाइज हर कैटेगरी का बताऊंगा ना, लगभग 1-1.5 घंटे का यहाँ पर वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपको पहुँच करके स्क्रीनशॉट लेनी, थोड़ा सा इतना मैनेज कर लेना। देखिए बिहार की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या, पटना है। टोटल इसमें कितनी वैकेंसीज है, 308 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। उसके बाद की बात करेंगे तो चंडीगढ़ हो गया जो यूटी है, इसके अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई है। पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। 63 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। और उसके बाद की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर 214 पोस्टें टोटल दी गई है। फिर उसके बाद में नीचे दिया गया जैसे यहाँ पर दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के अंतर्गत पे टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, यहाँ पर 35 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो दिल्ली के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, 416 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। गोवा के अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, 87 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है। और उसके बाद में गुजरात के अंतर्गत पर कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 753 पोस्टें दी गई। कितनी पोस्टें दी गई है, 753 पोस्टें। फिर उसके बाद में हरियाणा के अंतर्गत पे 114 पोस्ट इसके 144 पोस्टें इसके अंतर्गत पे है। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पर टोटल कितनी है, 114 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। फिर उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, यहाँ पर 61 पोस्टें इसके अंतर्गत पे है। फिर उसके बाद में झारखंड के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, 106 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो कर्नाटका के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, देखिए 1170 पोस्ट है, ठीक है ना, 1170, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में केरला के अंतर्गत पे कितनी पोस्टें दी गई है, 330 पोस्टें। ये देखो केरला के अंतर्गत पे कितनी पोस्टें, 330 पोस्टें हैं। और उसके बाद में लद्दाख रीजन के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट इसके अंतर्गत पर आ जाता है। फिर उसके बाद में लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में टोटल कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 7 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पर दी गई है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर टोटल 601 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 1117 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पर दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में मणिपुर के अंतर्गत पे 30 फर्स्ट 31 पोस्टें दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। मेघालय के अंतर्गत पे यहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, 18 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद में मिजोरम के अंतर्गत पर टोटल अगर बात करेंगे तो मिजोरम में कितनी पोस्टें दी गई, जैसे यहाँ पर फाइनल दिख रहा है 28 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नागालैंड की बात करेंगे तो कितनी पोस्टें दी गई, यहाँ पर 27 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में उड़ीसा के अंतर्गत पे 249 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। और उसके बाद में पुदुचेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, 19 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में पंजाब की बात करेंगे तो 276 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें यहाँ पर दी गई है, 50 पोस्टें हैं। 50 नहीं, यहाँ पर राजस्थान के लिए फिर नीचे और बैंक के भी तो है, 328 पोस्टें दी गई है, ठीक है। कितनी पोस्टें दी गई राजस्थान के अंतर्गत पे, 328 पोस्टें। फिर उसके बाद में सिक्किम की बात करेंगे तो टोटल कितनी है, 20 पोस्टें दी गई है। और उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत पर टोटल कितनी है, 894 पोस्टें इसके अंतर्गत पर हैं। फिर उसके बाद में तेलंगाना के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, 261 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में त्रिपुरा के अंतर्गत पर कितनी पोस्टें हैं, 32 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्ट है, 1315 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। कितना, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर 1315 पोस्ट है।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड के लिए कितनी पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, उत्तराखंड स्टेट पे 102 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 540 पोस्टें दी गई है। ये चीज़ ध्यान रखना। एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, ये चीज़ आपको ध्यान में, जहाँ एनआर दिया होगा ना तो आप समझ लेना कि इसका मतलब क्या है कि नॉट रिपोर्टेड। अभी इसके अंतर्गत पे बैंकों की वैकेंसी अपडेट नहीं किया गया है, बाद में रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रख लेना। सर का सारा वैसे तो मैंने प्रोवाइड कर दिया कि स्टेट ड्यूटी के अंतर्गत पे कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है करके, थोड़ा सा आप देख लेना आपका जो भी स्टेट ड्यूटी वो चीज़ें होंगी। और उसके अंतर्गत पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मेंस के लिए आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, वही है शायद इसके अंतर्गत पे। प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सेंटर आपका प्री और मेन का कहाँ पर होगा, आपका स्टेट ड्यूटी, जिस स्टेट आप फॉर्म फिल करेंगे या यूटी से फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसके अंतर्गत पर अपना देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें भी। इसके अंतर्गत पे देखो सारी की सारी दी गई है। पहली इसके अंतर्गत पे देखो ये स्टेप के अंतर्गत पे प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला प्रीलिम्स का है, ये वाला मेंस का एग्जाम सेंटर है। तो आपका स्टेट ड्यूटी जो चीज़ है तो उसको क्या करनी है, आपको सावधानीपूर्वक इसको देख लेना है, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर कहाँ है, उसके बाद में मेंस का कहाँ है। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड का जैसे हाईलाइट कर रहा है ना, मैं समझा दे रहा हूँ। देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस कहाँ होगा, मेंस भी देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की होगा। हल्द्वानी एग्जाम सेंटर होता है नैनीताल जिले के अंतर्गत पे, रुड़की किसमें, हरिद्वार के अंतर्गत पे। ये चीज़ भी आपको क्या कर लेनी है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे बेसिक से इन्फॉर्मेशन दिया होगा। जैसे उसके बाद की बात करेंगे तो लैंग्वेज दिया गया है कि कौन कौन सा लैंग्वेज इसके अंतर्गत पे होगा आपको, आपके लिए। जैसे अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड के लिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु उर्दू हो गया, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश हो गया, असम में आसामीज हो गया, बंगाली बोडो हिंदी, और बिहार में हिंदी और उर्दू एक्सेट्रा जो चीज़ें बहुत सारे लैंग्वेज वाले में। तो आपका जो भी स्टेट है इसके अंतर्गत, जैसे उत्तराखंड का हिंदी हो गया, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू लैंग्वेज होता है, ये चीज़ें हैं। फोटोग्राफी की बात करेंगे तो आपका फोटोग्राफी कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया सारा का सारा 20 KB से लेकर आपके 50 KB के अंतर्गत आपका फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद में फोटोग्राफी जो कैप्चर है आपका, उसमें लगभग 80% फेस हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत पे सिग्नेचर दिया होगा आपका, ये चीज़ ध्यान रखना, 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में लेफ्ट थंब भी आपका 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। फिर उसके बाद में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो मैं पहले कह रहा था ना, वो आपका कितना होना चाहिए इसके अंतर्गत पे, JPG फॉर्म में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, 50 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए आपके। अभी तो आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपके पास में लैपटॉप है, कंप्यूटर है या टैब है, तो आप उसमें बहुत सारी ऐपें आ जाती है जिसके अंतर्गत पर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंतर्गत कंप्रेस करके आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पे एजुकेशन से, सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बात कही होंगी। लगभग शायद 71 पेज का यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल दिया गया। ये चीज़ें डिक्लेरेशन से रिलेटेड बहुत सी पॉइंट होती है, इनको डाउनलोड करके फिल करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जोड़े तो उसके अंतर्गत पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कि कहाँ से हमें डाउनलोड करनी है, क्या चीज़ है क्या नहीं है करके सारा का सारा देखो इसके अंतर्गत पे ये दिए गए, ठीक है। इनको डाउनलोड करके फिल करना होता है ऑटोमेटिक। जब आपको अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इसके अंतर्गत पे इनका, तो आप क्या करेंगे, इनको जहाँ पर भी है साइबर कैफ़े में जाके उनसे डाउनलोड करवा सकते हैं। आने वाले समय पर अभी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी आपको केवल विज्ञप्ति देखनी है, एजुकेशन एसेंशियल एक्सेट्रा जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए, और स्टेट वाइज जो वैकेंसी है, यूटी वाइज जो वैकेंसी थी शॉर्ट रूप से मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया। अभी आपके पास में फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारा समय अवेलेबल है। केवल अभी 1 अगस्त 2025 से भी इसको लिए फॉर्म फिल के लिए आपके लिए चालू किया गया। अभी आप 21 अगस्त 21 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। शॉर्ट रूप से देखिए IBPS के अंतर्गत 10,000 से बहुत सारा इसके अंतर्गत पे वैकेंसीज है। तो इसके अंतर्गत पे जो भी आपके जानने के लिए टोटल जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।